नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। 9132 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल पहुंच गया है गुरु द्रोण की नगरी गुरुग्राम, गुड़गांव और आप ये भी कह सकते हैं कि साइबर सिटी। 9132 किलोमीटर ये सफर तय किया था हमने। शुरू किया था दिल्ली से। दिल्ली के बाद हम गए हरिद्वार, गए उत्तराखंड, गए उत्तराखंड से हम उत्तर प्रदेश आए। उत्तर प्रदेश के बाद हम राजस्थान गए, राजस्थान के बाद फिर उत्तर प्रदेश आए, उसके बाद बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटका होते हुए उसके बाद वापस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ होते हुए ये कारवा यूपी से होते हुए गुड़गांव आ पहुंचा है। 9132 किलोमीटर चलने के साथ साथ हमने जानी है लोगों की राय, हमने टटोली है लोगों की नब्ज और आज गुरुग्राम क्या कहता है ये हम आपको बताएंगे। मैं आपके साथ जुड़ा था इस एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल में रांची से, उसके बाद हमने आपको अंबिकापुर का हाल दिखाया, रायपुर का हाल दिखाया। 3936 किलोमीटर पर हम इंदौर में थे। उसके बाद इस सफर में आगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुमित अवस्थी को आपने देखा और अब ये कार्निवाल आगे बढ़ाएंगे। ये कार्निवाल आगे हिमाचल जाएगा। मेरे सहयोगी शुभेंदु इस कार्निवाल को आगे बढ़ाएंगे। शुभेंदु, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। नमस्कार, मैं हूं शुभेंदु सिंह। एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। और जैसा कि आसिफ ने बताया कि 9000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर एनडीटीवी का ये कारवा अब तक तय कर चुका है, जिसमें हमने देश भर के अलग अलग राज्यों में वहां की जनता से बात की है, उनके मुद्दों को जाना है और अब ये कारवा आगे बढ़ते हुए गुरुग्राम में पहुंचा है। ये गुरुग्राम वो जगह है जहां पर कहा जाता है कि पांडवों के राजा युधिष्ठिर, जिन्होंने अपने गुरु द्रोणाचार्य को अपनी ये भूमि ये गुरु दक्षिणा में दे दी थी, ये सौंप दी थी। और दिल्ली से सटा हुआ एक ऐसा शहर जो कि बड़ा विश्वविख्यात है, साइबर सिटी के नाम से इसकी पहचान है, ग्लोबल सिटी बनने का इंतजार है और इसीलिए यहां के लोगों के सपने बहुत बड़े हैं। सपनों को कितना पूरा अभी तक राजनीतिक दलों के नेता कर पाए हैं, यहां पर इससे पहले जो सांसद थे उन्होंने कितना काम किया, एक बार फिर से वो मैदान में है और तमाम दूसरे जो नेता हैं क्या उनके बड़े मुद्दे हैं, ये सभी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। और चलिए अब इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आज के खास पैनल से आपको हम मिलवा देते हैं। हमारे साथ अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता प्रतिनिधि हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जितेंद्र कुमार भारद्वाज जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवाल पर। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत है आपका, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और इस बीच हमारे साथ जननायक जनता पार्टी से प्रवक्ता दीपकमल सारण जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दीपकमल जी, बहुत स्वागत है आपका भी। लेकिन शुरुआत में सबसे पहले सिद्धार्थ यादव जी आपसे ही करना चाह रहा हूँ। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाह रहा हूँ एक चीज, क्योंकि जिस तरीके की चीजें अभी तक चल रही हैं हरियाणा के अंदर, क्योंकि हमने हर राज्य की परिस्थितियों को देखा, लेकिन हरियाणा में जब हमारा ट्रक पहुंचा, यहाँ की लोगों से, यहाँ की जनता से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा साहब कि लोकसभा इलेक्शन की बात तो अलग है, लेकिन विधानसभा में बहुत कुछ अलग चल रहा है। विधानसभा में चीजें बहुत अलग चल रही हैं। जो गठबंधन के साथी थे वो अलग चले गए, जो साथ में निर्दलीय समर्थन दे रहे थे वो अलग चले गए। तो अब लोकसभा चुनाव की बात आप 400 पार का नारा दे रहे हैं, ये सब कैसे पूरा हो पाएगा? सबसे पहले तो आज आप गुरुग्राम की हमारी नगरी में आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। जब हम आपके स्टूडियोज में जाते हैं तो आप हमारा स्वागत करते हैं। आज आप हमारे शहर में आए हैं, इसलिए आपका इस पावन धरा पर बहुत स्वागत। 400 पार मात्र एक नारा नहीं है, ये इस देश की हकीकत बनने जा रही है। और हकीकत इसलिए क्योंकि देश में एक ऐसा नेतृत्व आया जिसने इस देश को सपना देखने के लिए काबिल बनाया कि भारत अगर विकसित भारत बन सकता है, 2047 में बन सकता है, भारत के लोगों की काबिलियत के आधार पर बन सकता है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हुआ। और इसीलिए गुरुग्राम तो ग्लोबल मिलेनियम सिटी है। आज 500 फॉर्च्यून 500 की कंपनियों में से 300 का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। आपका ये ट्रक आया है गुरुग्राम में, अगर 10 साल पहले आया होता तो कहीं गड्ढे में फंस गया होता। पर आज कितने अंडरपासेस हैं, हर जगह से बड़ा गुड़गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर आया, आज द्वारका एक्सप्रेसवे आया, आज मुंबई का एक्सप्रेसवे आया, आज दूरी आपकी कम हो गई, सहूलियत आपकी इतनी बढ़ गई, बिजली आपको यहाँ पे आ पा रही है। नहीं तो बिजली और गुरुग्राम में, हरियाणा के अंदर कांग्रेस के राज में असंभव थी। आज जब ऐसा एक दौर देखने को मिल पा रहा है तो मैं मानता हूं कि कितने भी कोशिश कांग्रेस पार्टी या कोई विरोधी दल करे और एक माहौल बनाने की कोशिश करे, विधानसभा में तो ऐसा हो जाएगा, तब तो ऐसा हो जाएगा। 14 में भी यही कहा था, 19 में भी यही कहा, तीसरी बार हरियाणा की 10 में से 10 और विधानसभा की भी पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। आप कह रहे हैं कि साथ मिल रहा है, जनता का साथ मिल रहा है, लेकिन आपके सहयोगी छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, किसके लिए कह रहे हैं आप? बीजेपी के लिए विधानसभा के अंदर क्या स्थिति है? देखिए, हमने 4.5 साल एक अच्छी सरकार हरियाणा में चलाई।
जन हितैषी सरकार हमने चलाई। लोकसभा का चुनाव आया, वो भी एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है और हम भी एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी हैं। ठीक है, चुनाव लड़ने के लिए हमारे मतभेद हुए और हम लोग सामंजस्य बना करके या सीट शेयरिंग या जो भी कारण से हम नहीं जा पाए, वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। और हरियाणा में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए विधानसभा में साथ रहे, लेकिन अब आप अलग अलग एक दूसरे को गाली देंगे फिर? तो ये सवाल तो अभी जब आप कांग्रेस पार्टी के साथी पे आएंगे, हमारे वरिष्ठ साथी पर, तो उनको बहुत गहरा गहरा जवाब देना पड़ेगा। हरियाणा में कोई ऐसी स्थिति नहीं है, कोई छोड़ के जाना या किसी को बात नहीं है। जब एजेंडा आपका ये हो कि आपको हरियाणा की जनता के लिए जनहितैषी कार्यों को करना है और हरियाणा की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना है, तो इन बातों को नहीं सोचा जाता। नायब जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार चल रही है जो पूरे हरियाणा के लिए विकास का काम करे। ठीक है दीप कमल जी, वजह क्या रही है? क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है लोकसभा चुनावों के अंदर। जनता के मन में सवाल यही है हरियाणा के अंदर कि साहब पहले विधानसभा में साथ थे, आज लोकसभा में अलग अलग खड़े हुए हैं। देखिए शुभेंदु जी, इसकी वजह तो भारतीय जनता पार्टी का अति आत्मविश्वास है। जैसे भाई साहब से आप सिद्धार्थ जी से पूछ रहे थे कि हरियाणा में स्थिति क्या है, गुड़गांव की स्थिति क्या है, लेकिन ये अपनी पार्टी का आपके सवाल की बजाय और आगे की बातें और ज़्यादा ऐसी बातें जो कि धरातल पर नहीं है वो कह रहे हैं। वही हाल बीजेपी का है। 400 पार का नारा मैं आज कई दिन बाद सुन रहा हूँ। बीजेपी के नेताओं ने बोलना बंद कर दिया पिछले 2-3 हफ्ते से। कोई नहीं बोलता अपनी तरफ से, कोई सवाल कर ले तो उसके जवाब में कहना पड़ता है, लेकिन अपनी तरफ से नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता है। अभी आपके सामने दोबारा से बोल रहे हो। बीजेपी के जिन बड़े नेताओं ने 400 पार के नारे की शुरुआत की थी, उनके अपने भाषण में पिछले 15 दिन में आप ढूंढ लीजिए सवालों के सवालों के जवाब में अलग बात है। 400 पार का नारा प्रधानमंत्री ने बोला, इंटरव्यू बोलना चाहिए। इंटरव्यू अलग चीज है, मैं भाषण की बात कर रहा हूँ। भाषणों में कहना शुरू किया था, भाषणों से गायब हो चुका है और धरातल से भी गायब हो नहीं, गायब तो दीप कमल जी। दूसरी बात, दीप कमल जी, 5 विधायकों के ये अति आत्मविश्वास है। ये अति आत्मविश्वास है जो 400 से नीचे 200 पर लेकर आया है। ये है जो दूसरों को चुप करवाना चाहते हैं। ये इसकी जरूरत नहीं है मेरे भाइयों, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। यही है जो जनता को इरिटेट कर रहा है, परेशान कर रहा है। अच्छा दीप कमल जी, 5 विधायक कहाँ हैं आपके? ये लेकर बैठेंगे आपको, ये गुड़गांव में भी लेकर बैठेंगे। नहीं, 5 विधायक लेकर बैठेंगे, 10 की 10 सीटों के साथ बैठाएंगे। आपका क्या हाल होगा वो बताइए। मैं तो कह रहा हूं, जैसा देश में माहौल पिछले 15-20 दिनों में बना है, उसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी का अति आत्मविश्वास है। और हरियाणा की सरकार जो आज अल्पमत में है, उसके लिए भी बीजेपी का अति आत्मविश्वास जिम्मेदार है। जननायक जनता पार्टी के 5 विधायक कहां हैं? जननायक जनता पार्टी के विधायक चुनाव में काम कर रहे हैं, उसमें मैं बता देता हूं, मुझे स्वीकार करने में दिक्कत नहीं है। हमारे कुछ विधायक ऐसे जरूर हैं जो आगे का देखकर अक्टूबर में जो विधानसभा के चुनाव है, उस वक्त कहां पर उनको टिकट लेनी है, वहां लाइन में लगना चाहते हैं, वहां की लाइन में लगना चाहते हैं 10वें 12वें नंबर पर। जो हमारी पार्टी के चुने हुए विधायक थे वो बीजेपी, यानी कि आपने गलत लोगों पर भरोसा कर लिया। भरोसा तो करना पड़ता है, ये तो पक्का है। जब पार्टी बनानी हो, नई पार्टी खड़ी करनी हो, भरोसा करना पड़ता है। हर तरह के लोगों पर भरोसा करना पड़ता है। भरोसा बिना पार्टी बीजेपी पर जो भरोसा किया वो पूरा उतरा। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमने 4.5 अच्छी सरकार चलाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे पास जो विभाग थे हमने कसर नहीं छोड़ी। 12,000 करोड़ रुपए का जीएसटी हरियाणा में और इतना ही उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से हम 10वें हिस्से के राज्य हैं। और मैं बता देता हूं, 6,000 करोड़ रुपए का स्टाम्प ड्यूटी का रेवेन्यू होता था हरियाणा का, 12,000 करोड़ को क्रॉस कर गया। एक्साइज ड्यूटी, जहां पर आप बैठे हैं, जहां दिख रहा है आपको आसपास ये चमक दमक, 6,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू होता था कांग्रेस के आखिरी साल में। हमने उसको 12,000 करोड़ तक, कांग्रेस के नहीं, 4 साल पहले, 4 साल में 6 से 12,000 कौन करता है आप बताओ। ये हमने काम किए हैं, वही सड़कों पे भी काम किए हैं। लेकिन हाँ ठीक है, मैं कह रहा हूं ना, अति आत्मविश्वास है। 10 की 10 सोचकर कि क्यों जेजेपी के साथ 1-2 सीट शेयर करनी, 10 की 10 बीजेपी के कमल होने चाहिए। अब रिजल्ट आएगा, देख लेना आप, 50% भी नहीं आएंगे, ये मैं बता रहा हूं आपको। हरियाणा में हरियाणा ये नतीजे तय कर देंगे। अपना 0% तो बता ही नहीं रहे। मैं जितेंद्र जी को जरा इसमें जोड़ लेता हूं। जितेंद्र जी देखो, धन्यवाद। अभिनेता मुझे लगता है कांग्रेस का नंबर आ जाएगा। नहीं, बिल्कुल 10% तो समय आप देंगे। नहीं, बिल्कुल पूरा समय आपके पास ही है। सवाल ये कि एक अभिनेता को मैदान में उतारने से क्या आपको लगता है कि इसका कोई इम्पैक्ट कार्यकर्ताओं में या लोगों के मन पे पड़ेगा? देखिए, नेता हो या अभिनेता हो, मैं ये तो नहीं कह रहा कंगना रनावत को वहाँ हिमाचल में क्यों उतारा, वो भी अभिनेता है ना। और वो कितनी बड़ी अभिनेता है। राज बब्बर एक अपने आप में इतिहास है, 5 बार के सांसद हैं वो आज अभिनेता नहीं, वो एक राजनेता भी हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में इस देश को रिप्रेजेंट किया है। और ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी में वो ठीक है, बहुत लंबे समय से, समाजवादी पार्टी से भी वो सांसद रहे आगरा से, और वो एक ही जगह से रहे 3 बार। फिर आपको बता दूं क्यों उन्होंने छोड़ा, क्योंकि वो सीट रिजर्व कर गई थी। रिजर्व कर गई तो राज्यसभा में कांग्रेस ने उनको 2 बार भेज दिया।
उसके बाद उन्होंने पहली बार स्थान परिवर्तन किया है कि पार्टी ने उनको आदेश दिया कि आपको, उन्होंने मांगी नहीं थी, हमने आदेश दिया पार्टी ने कि आपको गुड़गांव से लड़ना है। एक पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता है, वो आ गए, उसमें क्या दिक्कत है? आपकी पार्टी के नेता हाँ। ठीक है पब्लिक डोमेन में आकर के कह रहे हैं, किसी से छुपे तो नहीं कह रहे जी ना? हाँ, बताइए। पब्लिक डोमेन में आकर के खुले मंच पर कह रहे हैं कि कैंडिडेट तो मैं था, मेरे को टिकट क्यों नहीं मिला? नहीं, एक कारण कैप्टन बता साहब, दीजिए। अब आप रिकॉर्डिंग हैं, हाँ। मीडिया में रिकॉर्डिंग है, आपके मीडिया साथियों ने इंटरव्यू लिए हुए। कैप्टन साहब ने खुद सरेंडर किया, उन्होंने कहा मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहता। कैप्टन साहब को पार्टी ने ऑफर किया था, जब कैप्टन साहब मना कर गए तब हमने फिर उम्मीदवार दूसरा अपना खोजा। हमारी भी एक सर्वे टीम है, हमारी रिसर्च टीम है सर कि हमने ये अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो पब्लिक डोमेन में ही उनका इंटरव्यू है जिसमें वो कहते हैं कि मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, मैंने सोनिया गांधी को, मैंने राहुल गांधी को, मैंने सबको चिट्ठी लिखी है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि अगर आप बाहर से उम्मीदवार ला रहे हो तो फिर मैं लड़ने को तैयार हूं। हाँ। फिर पार्टी निर्णय ले चुकी थी, और जब निर्णय, हमारा एक प्रोसेस है, पहले जिले से नाम, फिर स्टेट से नाम, फिर हमारी सीसी तक नाम जाता है, 5 चरणों का वो होता है। 5 चरण क्रॉस कर चुके थे, जब 5वां चरण क्रॉस कर गया तब उन्होंने कहा कि मैं लड़ने को तैयार हूं अगर पार्टी मुझे मौका दे। और आपकी शंका दूर हो गई होगी, सबसे ज्यादा मौका आपको ही मिला है। जी नहीं, मैं विकास की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैंने सिद्धार्थ कहा जी। विकास के बारे में आप मौका दें। आप बिल्कुल बात करिए। आपने इनसे मैं- पूछा हाँ। गुड़गांव में क्या विकास हुआ, हाँ। मेरे से भी पूछा। चलिए जरा जवाब दे दीजिए सिद्धार्थ जी, उसके बाद आता हूं। हाँ, इन्होंने बताइए। हाँ। गडकरी जी की सड़कों के अलावा कोई विकास गिनवाया हो तो आप एक भी विकास बता दो। शुभेंदु भाई, आपका कार्निवाल हाँ। 9000 किलोमीटर चल के एनसीआर में आया है। हाँ। एनसीआर में एक चलन है, एनसीआर में एक चलन है, डीजल की गाड़ी 10 साल में बदलनी होती है, पेट्रोल की गाड़ी 15 साल में। हाँ। गुड़गांव वालों ने 20 साल से सांसद नहीं बदला है, 10 साल कांग्रेस में रहे, 10 साल बीजेपी में रहे, दोनों से राव इंद्रजीत जी के 10-10 काम पूछ लीजिए। अब मैं जवाब देता हूं। मैं आपकी जवाब डिबेट में मान गाड़ी को- जाऊंगा गाड़ी कि को दोनों 10 साल पार्टियों में ने सही बदलवा किया। रहे हैं। राव इंद्रजीत मैं तो जी गिनवा अभी दूंगा, जो मैं हरियाणा अपने का- 10 साल गिनवा दूंगा, जो ये अभी- गिनवा दें। आज इस देश में 22 एम्स हैं, 2 एम्स हरियाणा में है। जो हरियाणा इतना सा पत्थर रखा प्रांत है, है उसमें केवल 2 शिलान्यास। एम्स हैं। केवल ये हरियाणा की शिलान्यास। उपलब्धि है, ये केवल भारतीय जनता शिलान्यास। पार्टी की उपलब्धि है। आज द्वारका एक्सप्रेसवे जैसी सड़क इनके राज्य में कोई सोच नहीं सकता था। अरे आगे देश गडकरी के जी ने- सांसद को आगे चुन करके गडकरी जी भेजना है ने- तो केंद्र का ही तो राव आएगा। इंद्र जी, अरे काम हमने किसका शुरू किया आएगा था, और वो हमने किसका शुरू किया आएगा? था। आज गुरुग्राम वो के हमने रेलवे शुरू किया स्टेशन था का द्वारका काम हुआ तो एक्सप्रेस किसने करके दिखाया? द्वारका एक्सप्रेस आज में अगर हमने दक्षिण शुरू किया हरियाणा था। में पानी पहुंचा तो किसने पहुंचा के हमारे समय की दिखाया? योजना। आपके राज्य में नहरें खुदी रही पर पानी नहीं पानी आया, पहुंचा और दिया। आज राव पानी इंद्र वहां जी पहुंच सिंह पाया के तो 10 आप बात विकास बता रहे हैं। पानी पहुंचा आज आप दिया। बैठ करके राव राहुल इंद्र जी विकास सिंह याद आ रहा है। राव जिस इंद्र जी गुड़गांव सिंह को के 10 लूट विकास खाया, कार्य है। जिस गुड़गांव को विकास लूट कार्य खाया, है। जिस गुड़गांव में विकास ये कार्य सांसद है। का जहां पर काम नहीं लूट है। का काम करा कर ये सांसद का काम नहीं होता है। उस पे विकास सिद्धार्थ की ही बात नहीं है। सिद्धार्थ जी आप राव जरा इंद्र जी सुनिए। सिंह आप ने जरा- कुछ आप जरा किया ही सुनिए। नहीं है। ठीक है, अब जरा मैं वरिष्ठ पत्रकार भी नहीं हमारे बता साथ पाए हैं 10 कार्यक्रम में। विकास ठीक है, कार्य। अभी जरा जनता से भी बात करेंगे, वो फेल पास कौन हुआ है ना वो भी तय इन्होंने करेंगे। मान लिया। ठीक है सर, एक चीज बताइए, गुरुग्राम की बड़ी समस्या है, साइबर सिटी का तमगा लगा हुआ है, लेकिन आज भी बड़े मुद्दे हैं, बिजली, सड़क, पानी, जिसके बारे में अभी भी नेता जिक्र कर रहे हैं। सबसे बड़ा इशू क्या है गुरुग्राम के अंदर? यहाँ जो स्थानीय मुद्दे हैं वो बड़े प्रभावी मुद्दे हैं, चाहे वो कूड़े की बात हो, चाहे वो अतिक्रमण की बात हो, चाहे वो ट्रैफिक जाम की बात हो, चाहे वो बिजली और पानी की समस्या हो। मुख्य समस्याएं गुड़गांव की यही है, और हम कह सकते हैं कि ये जो मुद्दे हैं ये लोकसभा चुनाव के मुद्दे नहीं हैं, लेकिन ये मुद्दे कहीं ना कहीं हर चुनाव को प्रभावित करते हैं, क्योंकि इन मुद्दों पर जो विधानसभा का चुनाव होता है या जो हरियाणा की सरकार थी, इन मुद्दों पर उसने क्या किया ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो मुद्दा यहाँ पर मोदी वर्सेस नॉन मोदी है या राव इंद्रजीत सिंह वर्सेस राव इंद्रजीत सिंह है। पिछले 20 साल से लगातार राव इंद्रजीत सिंह सांसद हैं। पहले 10 साल वो कांग्रेस से रहे, फिर 10 साल बीजेपी से रहे हैं। अभी स्थिति यहाँ ये है कि जो कैप्टन अजय की जो बात कर रहे थे जितेंद्र जी, कैप्टन अजय ने ये फैक्ट है कि उन्होंने मना कर दिया था पहले कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बाद में उन्होंने ये माना कि मुझे चुनाव लड़ना है। पता नहीं कैसे माहौल उनके- बदल गया इलेक्ट्रॉल माहौल बॉन्ड के बदल बाद। इलेक्ट्रॉल और बॉन्ड- आप शुभेंदु जी जो बात कर रहे थे उनको लगा कैप्टन कि अजय की, अपने नेता के ऊपर ही शक कर रहे हैं फिर? उनको लेकिन लगा क्षेत्र नहीं, के उसका साथ कारण लड़वाने हो है, जाएगा, उसका बाहर कारण है बंदा आके कि लड़ रहा है, इसलिए कैप्टन लड़वाना जो पड़ा। कैप्टन अजय हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे के नहीं है, उनके विरोधी खेमे के हैं, और जितेंद्र जी उनके खेमे के हैं, इसलिए बात करेंगे कैप्टन की। लेकिन आफ्ताब अहमद जो भूपेंद्र हुड्डा के खेमे के हैं, उन्होंने भी राज बब्बर को टिकट मिलने के बाद ऐतराज जताया था कि यहाँ इतनी बड़ी संख्या में मेव वोट्स हैं तो मुझे टिकट मिलनी चाहिए थी। ये बात हो रही है कि उन्होंने नाराजगी जाहिर करने के बाद वो चुनाव प्रचार में लग गए, जबकि कैप्टन बहुत देर तक पीछे रहे। और राज बब्बर को जो उतारने का इशू है वो सिर्फ फिल्मी चेहरा नहीं है, ये एक फायदा है इनके साथ कि जो मेव वोट है मेवात की, वो हर बार भी कांग्रेस को मिलती हैं। पिछली बार भी 2014 में भी 2019 में भी मेवात से करीब 1,90,000 वोट से कांग्रेस के कैंडिडेट ने लीड ली थी, जो गुड़गांव और बादशाहपुर आकर खत्म हो जाती है। इस बार भी कमोबेश स्थिति वही रहेगी। राज बब्बर को चूंकि एक सेलिब्रिटी हैं,
इसलिए एक भीड़ इकट्ठी हो सकती है। जो दरवाजे वो नहीं खटखटा सकते थे कैप्टन अजय, वो दरवाजे खटखटा सकते हैं। एक चार्म ये है। दूसरा सबसे बड़ा जो फैक्टर है, क्योंकि इस क्षेत्र में करीब 2 लाख वोट पंजाबी वोट है। हालांकि पंजाबी नेता कहते हैं 3-3.5 लाख वोट है, पर मेरा आकलन शायद 2 लाख के आसपास वोट है। और जब गुड़गांव विधानसभा का चुनाव होता है, यहाँ जो मुद्दा होता है पंजाबी वर्सेस नॉन पंजाबी होता है, तो इनका कारण बहुत बड़ा ये था कि पंजाबी कैंडिडेट है, एक मिनट दादी, पंजाबी कैंडिडेट है तो पंजाबी का फायदा मिलेगा। इनका सीधा सीधा जो इक्वेशन है, मे वोट प्लस पंजाबी वोट प्लस जाट वोट। भूपेंद्र हुड्डा चूंकि कभी कैप्टन अजय को नहीं जीतने देना चाहते थे, तो पिछली बार जो उनकी ताकत होती थी, अपनी पार्टी के नेता को नहीं जीतने नहीं कैप्टन को कभी भी नहीं। तो जो कैप्टन को नहीं जीतने जाते थे, तो वो जो जाटों पर उनकी जो पकड़ थी, वो उसकी तरफ डाइवर्ट नहीं कर पाते थे। ठीक है, इस बार उनकी कोशिश होगी कि राज बब्बर को वोट दिला पाए। एक मुद्दा और है, वो मुद्दा, कांग्रेस के पास यहाँ पर जिले पे मंडल पे कोई कैडर नहीं है, सुरेंद्र जी, कोई अधिकारी नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है। एक भाजपा के खिलाफ जो बड़ा मुद्दा है, वो राव इंद्रजीत जी का जो रवैया है, राव इंद्रजीत जी अपने कार्यकर्ता के लिए, खासकर भाजपा के लिए, वो सहज सुलभ नहीं है। अब भी क्या होता है कि राव इंद्रजीत का वर्कर है, ये भाजपा का वर्कर है। साहब के विकास कार्य, चलिए ठीक है, मैं जरा जनता के बीच में चलते हैं। हमारे सहयोगी आसिफ भी हैं। अब जरा जनता से जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं। अहीर रेजिमेंट का एक सबसे बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है कि जनता में से बहुत सारे लोग इस बात से सहमत करेंगे कि अहीर रेजिमेंट को लेकर के क्या आपको लगता है कि जो नेताजी ने वादा किया था, क्या वो पूरा हुआ? आसिफ, जरा बात कीजिए लोगों से, जनता इस पर क्या कहती है? बिल्कुल शुभेंदु, और तब गुड़गांव में जबकि अहीर बहुत बड़ा वोट बैंक है, मेव के बाद जाट और अहीर की बहुत बात होती है। अहीर रेजिमेंट का मुद्दा जब उठा है, जरा पूछ लेता हूं, हमारे साथ कुछ लोग हैं। अहीर रेजिमेंट पे कोई कुछ कहेगा क्या? अभी तक किसकी मांग है, आप बोलेंगे कुछ? हाँ, अहीर रेजिमेंट को लेके जो क्वेश्चंस है उस पर जनता चाहती है कि उस पर कुछ जवाब दे। सरकार भी और विपक्ष भी दोनों अपना अपना पक्ष रखे वहाँ। अहीर रेजिमेंट पर तो बोलने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन कांग्रेस वाले सर से एक सवाल है। सर, 50% लिमिट जो राहुल गांधी जी ने बोला है कि आरक्षण की हटा देंगे। दूसरी बात, वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। जनरल कैटेगरी का मिडिल क्लास बंदा कहां जाए? देश छोड़ के चला जाए? अब जरा जवाब दीजिए। संपत्ति छीन के सवाल किसको ये कहा देंगे, गया उस पर जवाब है, देना। सैम पित्रोदा साहब ने जो कहा, क्या आप उस कांग्रेस पार्टी से वाकिफ है? नहीं सर, वो पार्टी ऑलरेडी उस पे ऊपर पक्ष रख चुकी है। उस बात को मैं दोबारा रिपीट नहीं कहूंगी, जिस पर हमारे वरिष्ठ नेतागण जवाब दे चुके ओबीसी के आरक्षण में आप किसी और को जो राहुल जी ने इस घोषणा तो पत्र में, देखिए मेरी बात सुनिए, जो पार्टी ने घोषणा पत्र में लिख दिया है वो होगा। हमारी सरकार बनेगी, वो 100% मतलब ओबीसी का छीन करके एक वर्ग को दे देंगे, संपत्ति छीन करके एक वर्ग को दे देंगे, सब कुछ छीन करके एक वर्ग को दे देंगे। ओबीसी का क्या करेंगे भाई? मैनिफेस्टो में लिखा है। आप स्वयं यादव है, आपके जो प्रतिनिधि हैं वो पार्लियामेंट में अहीर रेजिमेंट की बात नहीं उठा सके। हमारे दीपेंद्र हुड्डा ने वो बात उठाई। अहीर रेजिमेंट एक बिरादरी की रेजिमेंट नहीं है, वो हमारे इलाके का सेंटीमेंट है, हमारे इलाके की मांग है। वो कि अहीर बिरादरी की खाली की मांग नहीं थी, वो इनके प्रतिनिधि ने उसकी डिमांड भी नहीं उठाई। तो कह रहे हैं कि इससे पहले राव इंद्रजीत कांग्रेस पार्टी में थे, ये मुद्दा तब भी तो था भाई साहब, मुद्दा था। लेकिन कभी तो तब क्यों नहीं पूरा किया? कभी भी समाज सड़कों पे नहीं बैठा था। नहीं, लेकिन पूरा तो नहीं हुआ। हमारे ठीक है, हम मान रहे हैं, हमने जो नहीं किया मोदी जी भी नहीं करेंगे। नहीं, बात वो नहीं है, हमने नहीं किया। दोनों सरकार जो आपने नहीं किया वही मोदी जी करेंगे, सब कुछ करके दिखाएंगे। अरे 10 साल जो नहीं किया, जो आपसे नहीं हुआ वही करके दिखाएंगे। जो लोग अहीर रेजिमेंट से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि हमारे लिए इस क्षेत्र के लिए एक बड़ा सेंटीमेंट का विषय है, और समय के साथ ये होना है। कांग्रेस पार्टी तो कभी नहीं कर सकती थी, पर हम जरूर करके दिखाएंगे। हमारे सहयोगी आसिफ शेख भी लोगों के बीच में है। आसिफ, जरा जनता से पूछिए, जनता के बड़े मुद्दे क्या हैं? ठीक है, मैं पूछ लेता हूं शुभेंदु की जनता के बड़े मुद्दे क्या हैं। बताइए, जनता के बड़े मुद्दे क्या हैं, यहाँ क्या सोचते हैं? बेरोजगारी। बेरोजगारी, आप बताइए। बेरोजगारी। बेरोजगारी। सर, मैं नोएडा के किनारे दादरी क्षेत्र से हूँ। समस्या क्या है? समस्या ये है सर, जो मोदी जी ने कह रखा है बिजली की, मैं सर वहाँ 4 साल से रह रहा हूँ, मैंने अपना मकान बना रखा है, और सर वहाँ पे जिंदे अंधेरे में है। अच्छा आसिफ, देखिए आगे भी बहुत सारी जनता है, आगे भी पब्लिक है, एक बार जरा उनसे भी बात कीजिए। हाँ ठीक है, आप बोलिए क्या समस्या है? साफ सफाई की दिक्कत है। शुभेंदु, समस्या पर आपने सवाल पूछा। समस्या ये है, इधर बैठे हैं बीजेपी वाले, उधर बैठे हैं कांग्रेस वाले, तो यहाँ अच्छा उधर बीजेपी वाले हैं, ठीक है, इनसे पूछता हूँ यहाँ क्या समस्या है? कुछ भी समस्या नहीं। ये देखिए, कोई समस्या नहीं भाई साहब, कोई समस्या नहीं। ये देखिए, कोई समस्या नहीं। अब देखिए शुभेंदु, आपको यहाँ समस्याएं दिखेंगी। देखिए यहाँ समस्या दिखेंगी, बताइए क्या समस्या है, बताइए। बेरोजगारी। आप बताइए। बेरोजगारी, गंदगी, 15-15 लाख का जुमला देकर लोगों को बेवकूफ बना दिया। शुभेंदु कहा था ना, ये उधर कोई समस्या नहीं है, इधर है। शुभेंदु, हाँ ठीक है शुभेंदु। चलिए ठीक है, तो ये बहुत सारे सवाल जनता के बीच में से आए हैं। बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा इसमें सामने आया है। मुझे लगता है
आप इस पर जवाब दीजिए। देखिए, हरियाणा में तो रोजगार की बिल्कुल बात होनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा में नौकरी लगती थी पर्ची और खर्ची वाली। ये जितने लोग बोल रहे हैं सारे पर्ची वाले थे और कोई नहीं थे, इनकी सबकी पर्ची से नौकरी लगती थी, इसलिए वहां से बोलने लगे। अब अगर सत्ता वापस आ गई, मैं एक बात और बताता हूँ, जितने लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, सत्ता वापस आ गई तो पहली नौकरी इसी ग्रुप की लगेगी, दूसरी किसी की नहीं लगेगी। सिद्धार्थ जी, एक बड़ा सवाल है, एक मिनट। जो यूथ है, जो युवा है, दिल्ली देश की राजधानी, वहां से लगता हुआ शहर, बहुत सारी बड़ी संख्या में दूसरे इलाकों से, दूसरे राज्यों से यहां पर लोग आते हैं काम करने के लिए। 75% आरक्षण की बात थी हरियाणा वासियों को। आपको लगता है ये फंडा काम करेगा? और काम किया उसने? नहीं, देखिए, हमारा तो साफ मानना है कि देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो सबको रोजगार मिल पाएगा। हमें ऐसा वातावरण बनाना है कि रोजगार और आ सके। हमें ऐसा वातावरण नहीं बनाना कि या तो अगर नौकरी लगेगी तो पर्ची खर्ची भी लगेगी, या देश भर में ऐसे बम धमाके होते रहेंगे कि इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। आज मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूं, आज भारत सेकंड सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया है पूरी दुनिया में, सेकंड सबसे बड़ा। और रोजगार से नहीं आया तो कैसे हुआ? 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर भारत में हो रहा है, उससे रोजगार नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? 300 फॉर्चून 500 की कंपनियां गुड़गांव में, अगर रोजगार नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? पर इनके जमाने में क्या होता? जितेंद्र जी जरा जवाब। ये सिद्धार्थ जी एक मिनट जरा। जितेंद्र जी, हाँ प्रधानमंत्री ने जब पहली बार आए थे ना, तो ये बोला था, भाई एक मिनट, 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा। 10 करोड़ रोजगार कहाँ गए? अब आगे आ जाओ गुड़गांव पे, 10 कार्य पूछे। मैं अपने टाइम के बताता हूँ, मेट्रो एक पिलर बढ़ा, योजनाएं बनी, केवल योजनाएं कागजों में घूम रही थी। जनता के बीच में से एक सवाल और आया था, ये कहा था कि गुड़गांव, जिसको साइबर सिटी कहा जाता है, बारिश होती है तो हालात बड़े खराब हो जाते हैं। क्या ये बड़ी परेशानी नहीं है? सड़कों पर, अलग अलग जगहों पर वाटर लॉगिंग की जो समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है, जाम लग जाता है कई कई घंटों तक। देखिए, आज से पहले गुड़गांव का जितना विकास हुआ वो बिल्डर्स के मोहताज होकर तालाब खुदवाए। अगर पहली बार किसी ने जीएमडीए बना करके गुड़गांव में एक ऐसा विकास करने की कोशिश की, जिसकी योजना हो, जिसको जमीन पर उतारा जा सके, जो प्लानिंग के साथ बने, वो हमारी सरकार ने किया। मुझे लगता है कि जनता में बैठे सभी लोग इस बात से सहमत होंगे। हरियाणा में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो कि सेना में जाते हैं, और खास करके गुड़गांव में भी ऐसी बड़ी संख्या है। अग्निवीर योजना को लेकर के बीजेपी का एक स्टैंड है, लेकिन दूसरी तरफ राव इंद्रजीत साहब, हाल ही में एक पब्लिक डोमेन में उनका भी इंटरव्यू सामने आया था। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से चुन करके भेजिए, हम विचार करेंगे। आपको लगता है कि अग्निवीर योजना स्कीम में कुछ कमी है? जनता चुनेगी। नहीं, देखिए, मैं खुद एक सेना के परिवार से आता हूं, और जो बात समझने की है वो ये है कि अग्निवीर योजना सेना की आवश्यकता पर बनाई गई। वो योजना की डिमांड सेना की ओर से थी। अगर 25% लोगों को जिनको रिटेन किया जाएगा और 75% को पैरामिलिट्री में दिया जाएगा, वो 25% की आवश्यकता, इसको इस बात से मैं समझाऊं, अगर ये तो समझ नहीं पाएंगे, मैं आपको वैसे समझा देता हूं, इनको नहीं समझ में आएगा। जितनी सेना को आवश्यकता है 4 साल में वो उससे 4 गुना भर्ती कर रही है, ताकि 25% रिटेन किया जा सके। 75% को 4 और अग्निवीर में ये हम लोग कहते हैं, राव इंद्रजीत साहब को खुद ये कहना पड़ता है कि रिव्यू करेंगे, यानी कि वो बता रहे हैं कि कुछ कमियां हैं। नहीं, देखिए शुभेंदु जी, भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्कीम लेकर के आ रहे हैं, और राव इंद्रजीत दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम इसको रिव्यू करेंगे। आपने थोड़ी सी खबर लेट सुनी। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने भी कहा था कि समय समय पर सेना की रिक्रूटमेंट की सभी पॉलिसीज को हम रिव्यू करते रहेंगे, ताकि युवाओं के लिए बेस्ट पॉलिसी आ सके। इसमें कोई नई बात नहीं है, समय समय पर कहते रहेंगे। हमारी सरकार बनते अग्निवीर योजना बंद की जाएगी, और 15 साल इनकी तो सरकार बनती 370 भी हटा देंगे, 35A भी हटा देंगे, भारत के बॉर्डर भी खोल देंगे, ये तो सब कुछ कर देंगे। इसीलिए तो इनकी सरकार नहीं बनेगी। आप जवाब दीजिए बस, इसीलिए तो सरकार नहीं बन रही। ठीक है, मैं इसमें जरा वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। सर, आपको क्या लगता है अग्निवीर योजना को लेकर के? अग्निवीर स्कीम बीजेपी की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक, बड़े इसको लेकर के आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर के बड़ा डिफेंड किया, लेकिन राव इंद्रजीत साहब थोड़ा सा कहते हैं कि एक बार हम दोबारा से अगर आते हैं तो हम इसको रिव्यू करेंगे। देखिए, राव इंद्रजीत बड़ा मुद्दा है क्या? बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन राव इंद्रजीत जो बात कह रहे हैं उसकी एक वजह है। हाँ। ये जो अहिरवाल क्षेत्र है, यहाँ से सैनिक बड़ी संख्या में सेना में जाते हैं, चाहे रवाड़ी क्षेत्र हो, चाहे गुड़गांव का भौंसी क्षेत्र हो, बहुत बड़ी संख्या में जाते हैं। और अग्निवीर योजनाओं को लेकर जो सैनिक परिवार हैं वो भी खुश नहीं है। तो राव इंद्रजीत का जो बयान है,
ये लग सकता है कि मोदी के विरोध की बात हो या रिव्यू की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको वोट लेनी है उन लोगों से जो सेना के परिवार से हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो मुद्दा उन्होंने उठाया है, ये जो बात कही है, वो अपने मतदाताओं को खुश करने की बात कही है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का। यहाँ एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, लेकिन रंग बहुत सारे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल पर, दिखाएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल पर। और अब आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं। कौन है वो शख्सियत, आसिफ बताएंगे उसके बारे में। बिल्कुल शुभेंदु, हमारे साथ जननायक जनता पार्टी जेजेपी के प्रत्याशी गुरुग्राम से राहुल यादव फाजिलपुरिया साहब हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। और राहुल जी, जब हम एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल गुरुग्राम पहुंचा है, हरियाणा पहुंचा है, तो बिना रागनी की तो शुरुआत हो नहीं सकती। तो मैं और हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे एक शानदार सी जो समा बांधे ऐसी रागनी। नमस्कार, राम राम। सबसे पहले और आपने बड़ी अच्छी बात कही, हरियाणा के अंदर आए हैं तो रागनी तो बनती है। वैसे मैं भी एक रागनी को रिक्रिएट कर रहा हूँ, इलेक्शन के बाद जरूर आप लोगों के बीच में लाऊंगा। उसकी 2 लाइनें सुनाता हूँ। बिल्कुल। छोरी तेरे सूट की कढ़ाई मार डालेगी, छोरी तेरे काले काले बालों की लंबाई मार डालेगी रे, छोरी तेरे सूट की कढ़ाई मार डालेगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये पहचान है। देखिए, ये हरियाणा की संस्कृति है। और इसके साथ साथ बात थोड़ी सी राजनीति की भी कर लेते हैं आसिफ। बिल्कुल। आपको प्रत्याशी बनाया जननायक जनता पार्टी ने। आपको लगता है कि गुरुग्राम के अंदर, जिसको साइबर सिटी कहा जाता है, हम देख भी रहे हैं आसपास पूरा जो एनवायरनमेंट है, ये जो चमक धमक है, ये इसके अलावा गुरुग्राम की कुछ और पहचान भी है, कुछ बड़े मुद्दे हैं, कुछ इश्यूज हैं। बहुत चमक दमक है गुड़गांव में। वैसे कहते हैं कि दुबई जैसा दिखता है गुड़गांव है। काफी जगह सुना है कि पेरिस से कंपेयर कर रहे हैं। आपने सही कहा कि साइबर सिटी है, लेकिन मैं इसको क्राइम सिटी का नाम देता हूं। और जिसको दुबई कहते हैं, मैं कहता हूं कि इसमें सरकार का योगदान है। ये जो दुबई जैसा आपको पूरा गुड़गांव दिख रहा है, जो ये चमक दमक है, ये बिल्डरों द्वारा बनाई गई है। अगर आपको असली दुबई देखना है, असली गुड़गांव देखना है, तो कभी मेरे साथ एक चक्कर लगाएं गुड़गांव के पुराने गांवों के अंदर, ओल्ड गुड़गांव में, जहां पे गांव गलियों के अंदर गोडे गोडे पानी भरे पड़े हैं। गांव के चौक चौराहों के ऊपर कूड़े के ढेर लगाए हुए पहाड़ बना के रखे। साइबर सिटी के हाल बता रहे हैं आप ये? मैं साइबर सिटी के हाल बता रहा हूं मैं आपको। गुड़गांव के अंदर आज ऐसे हालात हैं कि काटरपुरी के अंदर एक गौशाला है। हम वहाँ पहुंचे आशीर्वाद लेने। भव्य मंदिर है श्री राम जी का, श्री कृष्ण जी का। तो आप मान नहीं सकते कि उस मंदिर में हम 5 सेकंड खड़े नहीं हो सकते। उस मंदिर के बिल्कुल गेट के सामने 2 एकड़ के अंदर कूड़े का ढेर लगाया हुआ है। काटरपुरी गांव और उसके आसपास के एरिया कॉलोनीज उस धुएं से, पॉल्यूटेड से, उस पॉल्यूशन से किसी को टीबी हो रही है, किसी को अस्थमा हो रहा है। असली गुड़गांव देखना है तो एक बार आप चले भांगरोला गांव की गलियों में। असली गुड़गांव देखना है तो चले एक बार खेड़की गांव की गलियों में। पानी भरा पड़ा है, चलने का रास्ता नहीं। असली गुड़गांव देखना है जो दुबई जैसा चमक रहा है, मैं कहना चाहूंगा चले एक बार कन्ही गांव के चौक पे, मेन गली के अंदर। आप ये कह रहे हैं कि असली गुरुग्राम ये नहीं है, ये तो बिल्डर, सॉरी, ये तो बिल्डरों ने बनाया है। और मैं कहना चाहूंगा पिछली सरकार के अंदर, कांग्रेस सरकार के अंदर, जो आज ये बिल्डरों ने जमीनें खरीदी थी, सरकार ने किसानों से कम पैसे में जमीनें खरीदी, ट्रेडिंग करके बिल्डरों को बेच दी। बिल्डरों ने बिल्डिंगें बनाई हैं। आज जो दुबई दिखता है, वो गोल्फ कोर्स रोड दिखता है, जहां हम बैठे हैं सेक्टर 29 दिखता है, ये सब प्राइवेट है। इसमें सरकार का क्या है? अच्छा, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं कि बीजेपी के साथ आपने विधानसभा में अलायंस कर लिया, टूट गया जी। आपको लगता है कि ये बड़ा मुश्किल है? और अब जब आप ग्राउंड पर जाते हैं तो आपको बीजेपी की बी टीम के तौर पर नहीं देखती जनता? मुझसे सवाल जवाब जरूर होते हैं। दुष्यंत जी के बिहाफ पे पूछना चाहते हैं कि भाई आपके दुष्यंत जी ने क्या करे, आप इनके साथ जुड़े हैं, आप इस पार्टी से टिकट लाए हैं, इस पार्टी का विजन क्या है? तो मैं उनको बताना चाहता हूं, दुष्यंत जी से मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, पुराने रिश्ते हैं। मेरे को उनका काम करने का तरीका अच्छा लगता है। ये एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर यूथ है, जिसके अंदर एनर्जी है। और मैं तो कहना चाहूंगा कि ये एक समाज सेवा है, और समाज सेवा करने के लिए एक जज्बा होना चाहिए, एक एज होती है। मैं कहता हूं कि पॉलिटिक्स की एज है 25 से 50 के बाद तो आप बूढ़े हो जाते हैं। तो राहुल जी, एक कांग्रेस में भी राहुल हैं
जी। वो कार्यकर्ता कहते हैं वो भी युवा हैं, तो उनकी भी तो युवा पार्टी है, आप भी राहुल हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो युवा थोड़ा अब आगे जा चुके हैं, सीनियर युवा हो गए। वो सीनियर युवा हैं। अच्छा, एक मैं लोकसभा चुनाव से हट करके एक सवाल आपसे करना चाह जी। रहा हूं। हरियाणा के अंदर विपक्ष बार बार कह रहा है कि अस्थिर सरकार है, आपको लग रहा है कि सरकार रहेगी या चली जाएगी? सर मैं तो कहना चाहता हूं कि इस सरकार की चाबी हमारे पास है। जब तक ये चाबी नहीं लगेंगे, ताले भी नहीं खुलेंगे, जर खाए पड़े रहेंगे, कहीं ना कहीं वो खुद ही टूट के गिर जाएंगे। तीनों पार्टी के प्रत्याशियों को देखें तो राव इंद्रजीत लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं, राज बब्बर आ गए हैं और इस बार आप भी खड़े हैं। लोग गुरुग्राम के पूछते हैं कि दो कलाकार हैं, एक राज बब्बर भी आ गए हैं, राहुल फाजिलपुरिया भी हैं, तो दो कलाकार में से किसको वोट दें? मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल सिंपल सी बातों में समझाऊंगा मैं कि एक तो हमारे पास जो प्रत्याशी थे, जिसको छत्तीस बिरादरी ने, हर वर्ग ने, हर कौम ने पिछले 20 साल से मजबूती से जिताने का काम किया, वो 20 साल से गुमशुदा रहे, वो कभी कहीं दिखाई नहीं दिए, कोई एक काम नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं उनके कार्यकाल के अंदर मेरे को ऐसी 5 बड़ी सौगात दिखा दे जो हरियाणा की लोकसभा में, गुड़गांव लोकसभा को दी हो। और जब हमारे राज बब्बर साहब आए हैं, मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं, क्या उन्हें इस गुड़गांव की लोकसभा के अंदर असलियत पता है कि क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, समस्या क्या है? आज मैं कहना चाहता हूं कि वो आने वाले 5 साल यहां रुक पाएंगे क्या? वो बॉम्बे नहीं जाएंगे? यहाँ पे वो व्यक्ति चाहिए जो यहाँ का हो, जो यहाँ के बीच का हो, जिसको समस्या पता हो। तो उनका तो घर भी यहाँ, उनको समस्या नहीं पता होंगे, रहते कहाँ हैं? अब टिकट आई है तो अब दिखने लगे। और मैं बताना चाहता हूँ हार जीत ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन वो फिर भी नहीं दिखेंगे, फिर गायब हो जाएंगे। एनडीटीवी के मंच पे फाजिलपुरिया 5 चीजें बताएं जो सांसद बनने के बाद वो गुरुग्राम की जनता को देंगे। मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे गरीब परिवार के लोग हैं, जो भी आम लोग हैं, जिनकी आज जेब में से पैसे निकल के जो प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, उनको एक झटका लगता है। सबसे पहले गवर्नमेंट स्कूल ऐसे बनाऊंगा कि प्राइवेट स्कूलों के ताले लगेंगे, ऐसे सरकारी अस्पताल होंगे, कम खर्च के अंदर बड़े से बड़ी सर्जरी करा पाएंगे। मेरे युवा साथियों के लिए जो आज यूनिवर्सिटीज़ खाली पत्थरों में रह गई है, एक नाम में रह गई है, यूनिवर्सिटी बनवाने का काम करूंगा। और सबसे पहली बात, जिस इंडस्ट्री से मैं आता हूँ इसमें बहुत रोजगार है, और हमारे हरियाणा के अंदर तो एक से एक टैलेंट भरा पड़ा है। ऐसे फिल्म सिटी बनवाऊंगा कि किसी को बॉम्बे के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, हमारा युवा यहीं पे रह के टैलेंटेड होगा, देश विदेश में नाम करेगा। ऐसी फिल्म सिटी हरियाणा में लाएंगे। चलिए, ऐसा सपना हरियाणा के लोगों के लिए साकार हो, ये हमारी भी उम्मीद है। फाजिलपुरिया, समय थोड़ा सा कम है, मैं चाहूंगा कि जाते जाते एक पब्लिक से अपील, गाने के अंदाज में सिंगिंग करते हुए आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं, ये आप थोड़ा सा गाने के अंदाज में, क्योंकि यही आपका फोटे भी है, तो इसके जरिए जरा आप कुछ सुनाइए। टेस्ट है आपका सर, गाना गा के वोट मांगना है, मंच एनडीटीवी का। जीते हमेशा ये हारे कभी ना, घुस के जो जीतेगी वो है युवाओं की सेना। थैंक यू सो मच। बहुत सही, बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया राहुल यादव, Thank you. यानी कि फाजिलपुरिया।